वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप आज तक RSI को एज ए ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर यूज करते थे या अगर आप RSI डाइवर्जेंस ट्रेड करते थे जो कि बहुत बार फेल हुआ होगा और आपका लॉस हुआ होगा, या आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम RSI पुराने तरीके से लेकर एडवांस तरीके तक सीखेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना और कैलकुलेशन के पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। सिंपल सी कैलकुलेशन है, तभी आपको सारी स्ट्रेटजी सही से समझ आएगी। फिर आपको जिंदगी में दोबारा RSI को कभी नहीं सीखना पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक इंडिकेटर होता है जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कैंडल चार्ट के नीचे हमने एक लाइन ड्रा की हुई है। ये एक इंडिकेटर है जिसे हम RSI कहते हैं। अगर आपको RSI को अपने चार्ट पे ड्रा करना है तो आपको ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में आना है और आपको यहाँ पर सर्च में लिखना है RSI। वो जो पेन है यहाँ पर आ रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपको इस पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि नीचे RSI लाइन जो है वो ड्रा हुई है। टेक्निकल एनालिसिस में हम RSI को यूज करते हैं प्राइस मूवमेंट की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए। इसका मतलब होता है कि प्राइस किस पावर से ऊपर जाता है या प्राइस किस पावर से नीचे जा रहा है। दैट इज वाई हम इसको मोमेंटम इंडिकेटर कहते हैं। अगर हम आसान भाषा में समझे तो यहाँ पर हम मोमेंटम कह सकते हैं कि प्राइस किस स्पीड से ऊपर जा रहा है या प्राइस की स्पीड से नीचे जा रहा है, ये हमें RSI दिखाता है। एग्जाम्पल में समझे तो अगर एक सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है और उसी के साथ साथ RSI भी ऊपर जा रहा है, तो ये हमें दिखाता है कि जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और जो ये मूव है वो एक रियल मूव है, क्योंकि जो प्राइस है वो एक स्पीड के साथ ऊपर जा रही है और इसे धक्का देने वाले मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर्स प्रेजेंट है, वो इस सिक्योरिटी को ऊपर की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। यानी कि मैक्सिमम टाइम स्ट्रॉन्ग मूव होता है और रियल मूव होता है। सिमिलरली अगर एक सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है और इसी के साथ साथ RSI भी नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि प्राइस जो है वो एक मोमेंटम के साथ नीचे जा रहे हैं, तो ये एक ट्रू मूवमेंट होता है। ये हमें दिखा रहा है कि प्राइस नीचे जा रहे हैं लेकिन इसे सपोर्ट करने वाले बहुत सारे सेलर्स हैं और एक स्पीड के साथ जो है वो प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। लेकिन बहुत केसेस में क्या होता है कि प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन RSI या तो साइडवेज होता है या तो हल्का सा नीचे जा रहा होता है या तो उतना ऊपर नहीं जा रहा होता है। ये हमें दिखाता है कि प्राइस जो है वो ऊपर तो जा रहा है लेकिन एक मोमेंटम के साथ नहीं जा रहा है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा जो मूव होता है वो एक फॉल्स मूव होता है। सिमिलरली एक सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन RSI जो है वो या तो साइडवेज है या थोड़ा सा ऊपर जा रहा है या तो थोड़ा सा नीचे जा रहा है, वो सिंक्रोनाइज नहीं कर रहा है डाउन मूव के साथ, तो ये मूव भी 90% टाइम जो है वो रिवर्स हो जाता है। ये मोमेंटम भी फेक होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि RSI हमें हेल्प करता है एक ट्रू मोमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए और एक फॉल्स मोमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ऑप्शन बाइंग में और इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग। अगर हम इसे एग्जांपल से समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रिलायंस का चार्ट जो है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर खोला है और जो इस वक्त डेट है वो 18 अप्रैल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो स्टॉक है वो 2342 से गिरा है अप टू 2332 तक, यानी कि वो 10 पॉइंट्स तक गिरा है। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो RSI है वो गिरा है 54 पॉइंट से लेकर 36 तक, यानी कि ये यहाँ पर 8 पॉइंट्स गिरा है। RSI में जो गिरावट है वो 8 पॉइंट्स की आई है। अगर हम अब आप देखिए जब स्टॉक यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ऊपर गया है, यानी कि 2332 से लेकर 2342 तक, यानी कि यहाँ पर 10 पॉइंट गिरा था, यहाँ पर सिमिलरली 10 पॉइंट ऊपर गया है। ये जब यहाँ पर 10 पॉइंट गिरा था RSI का वैल्यू 8 पॉइंट से गिरा था, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया RSI का जो वैल्यू है वो बढ़ा है 36 से लेकर अप टू 50 तक, यानी कि यहाँ पर 14 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट आया था। यानी कि यहाँ पर 10 पॉइंट ये नीचे गिरा था, RSI का वैल्यू जो है वो 8 पॉइंट से गिरा था, और जब ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट 10 पॉइंट इंक्रीज हुआ RSI का वैल्यू जो है वो 14 पॉइंट से इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाइंग का मोमेंटम जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेलिंग मोमेंट। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट मूव है वो अप मूव आएगा। और हम सिमिलरली अगर रिलायंस में इस जगह से लेकर इस जगह तक मूव देखें तो हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो 2357 से इंक्रीज हुए हैं अप टू 2374, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो RSI का वैल्यू है वो हुआ है इंक्रीज फ्रॉम 67 टू 73। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि RSI में जो है वो 6 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हुआ है और जो प्राइस है प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है
16 पॉइंट्स का। यानी कि यहाँ पर आपको याद रखना है प्राइस 16 पॉइंट से इंक्रीज हुआ, लेकिन RSI जो है वो 6 पॉइंट से इंक्रीज हुआ। सिमिलरली जब डाउन मूव आया इसी पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो यहाँ पर प्राइस जो है वो गिरा था 2374 से लेकर 2362 तक। लेकिन जब हम RSI में देखेंगे तो यहाँ पर ही गिरा था 73 से लेकर 54 तक। यहाँ से जो यहाँ तक पॉइंट्स डिक्रीज हुए हैं वो है 12 पॉइंट्स, लेकिन RSI में जो गिरावट आई है वो तकरीबन 19 पॉइंट्स की गिरावट आई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब प्राइस बढ़ा तब हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो 16 पॉइंट से इंक्रीज हुआ, लेकिन RSI 6 पॉइंट से इंक्रीज हुआ। लेकिन जब प्राइस गिरा तो वो 12 पॉइंट से गिरा, लेकिन RSI 19 पॉइंट से गिरा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो RSI है वो हमें इंडिकेट कर रहा है जो मोमेंटम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन की पोजीशन बना सकते थे। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद कितना बड़ा प्राइस मूवमेंट आया है नीचे की तरफ। तो यही मैं समझा रहा था कि जो RSI है वो हमें मोमेंटम के लिए यूज करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो की इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, जो कि है RSI कैलकुलेशन, जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ट्रेडिंग व्यू में कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस आपको वहाँ पर इंडिकेटर डायरेक्टली ड्रा करना होता है। तो आपको वहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। हम यहाँ पर इसलिए ये समझेंगे क्योंकि आगे हमें एक स्ट्रैटेजी पढ़नी है जिसे हम डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी कहते हैं। उसमें आपको ये ज़रूर इस्तेमाल आएगा कि हम डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम डाइवर्जेंस किस वैल्यू से निकालते हैं। और तीसरी बात आपको जो यहाँ पर याद रखनी है वो ये है कि RSI की कैलकुलेशन कैंडलस्टिक की किस वैल्यू से की जाती है। क्या वो कैंडलस्टिक के ओपनिंग प्राइस से की जाती है, क्लोजिंग प्राइस से, या हाई या लो से, वो आपको याद रखनी। अब हम देखते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मान लेते हैं मैं 14 डेज का RSI कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या देखूंगा कि 14 डेज में कितने ऐसे दिन थे जब प्राइस अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि इसकी एवरेज पॉइंट जो है वो गेन हुए हैं। फिर मैं वो दिन देखूंगा जब इस सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो गिरा है, फिर मैं उन सबका एवरेज लूंगा, फिर उससे हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। RSI का जो फार्मूला होता है वो होता है 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RS। वो जो यहाँ पर RS का वैल्यू होता है वो बराबर होता है एवरेज गेन्स डिवाइडेड बाई एवरेज लॉसेस। अगर आपको अभी तक यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ है तो वेट कीजिएगा, तो अभी हम आपकी सारे कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, मैं एज्यूम करता हूँ कि एक स्टॉक जो है जिस दिन हम देख रहे हैं उसका प्राइस जो है वो 99 पर है, ठीक है। फिर अब हम 14 डेज का RSI कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे जब पहला दिन था उस दिन जो क्लोजिंग प्राइस है वो 100 था, यानी कि जो पहला प्राइस था 99, उससे कितने पॉइंट्स इंक्रीज हुए? 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ है। क्या कोई पॉइंट लॉस हुआ है? नहीं हुआ है। दूसरे दिन 102 रुपीज़ पर ये पहुंचा है। इससे पहला जो था वो 100 पे आया था, अब कितने पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है? 2 पॉइंट्स का। सिमिलरली 105 पे आया, इससे कितने पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ? 3 पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ। अब हम यहाँ पर देखते हैं, फाइनली यहाँ पर प्राइस जो है वो 100 पर पहुंच चुका है 60 पर। यहाँ पर जब प्राइस 99 पर पहुंचा तो हम देख सकते हैं कि 1 पॉइंट लॉस हुआ है। फिर यहाँ पर जब 97 पर आया तो 2 पॉइंट लॉस हुए हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन्हें हम टोटल सम करेंगे कि एवरेज जो पॉइंट से गेन कितने हुए। यहाँ पर हम देखेंगे कि एवरेज पॉइंट जो है वो कितने लॉस हुए थे। जो टोटल गेन पॉइंट्स थे वो 29 है और जो लॉस पॉइंट्स है वो 10 है। फिर हम इनका एवरेज निकालेंगे, यानी कि एवरेज गेन पॉइंट जो है वो 29 डिवाइडेड बाई 14 होगा, क्योंकि हम 14 डेज का जो RSI वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू जो है 2.07 आई है। सिमिलरली एवरेज पॉइंट्स लास्ट 10 डिवाइडेड बाई 14, उसका वैल्यू जो है वो आया है 0.714। अगर फिर RS की बात करें तो ये बराबर होता है एवरेज गेनस डिवाइडेड बाई एवरेज लॉस। तो इसका वैल्यू जो है वो 2.07 डिवाइडेड बाई 0.714 आया है, जो कि है 2.8991। फिर हमने इस RS का वैल्यू जो है वो RSI के फार्मूला में डाला है, पुट किया है, तो वहाँ पर जो है वो वैल्यू 74.3531 आया है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 74 आया है। तो यहाँ पर हमने अब सीखा कि इस RSI को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यहाँ पर हमने ये देखा RSI को कैलकुलेट करने के लिए हम कैंडल की जो है क्लोजिंग प्राइस लेते हैं, डे क्लोजिंग प्राइस हम लेते हैं, फिर हम RSI का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि RSI का वैल्यू जो है वो हम 14 डेज के लिए कैलकुलेट करते हैं। वो उसमें हम देखते हैं कि 14 डेज में पॉजिटिव क्लोजेस कितने हुए हैं, यानी कि एवरेज गेन्स कितने हुए हैं, और 14 डेज में एवरेज लॉसेस यानी कि नेगेटिव क्लोजेस कितने हुए हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि RSI का वैल्यू जो है वो राइज करेगा, यानी कि इंक्रीज करेगा जब नंबर एंड साइज ऑफ द पॉजिटिव क्लोजेस इंक्रीजेस। जब एवरेज गेन्स या पॉजिटिव क्लोजेस इंक्रीज हो जाएगी तब RSI का वैल्यू भी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। सिमिलरली RSI फॉल करेगा
जब नंबर एंड साइज ऑफ नेगेटिव क्लोजेस इंक्रीजेस, यानी कि जब नेगेटिव क्लोजेस में मिलेगी, यानी कि अपनी ओपनिंग से नीचे जब प्राइस आएगा वो जब ज़्यादा होंगी तो RSI का वैल्यू जो है वो फॉल करेगा। अब हम देखेंगे कि RSI को ट्रेडिशनल वे में यूज़ कैसे करते थे, यानी कि ओल्ड वे में RSI को यूज़ कैसे करते, या आप में से मैक्सिमम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा होगा कि 70 के ऊपर ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड होता है। तो अब हम वही देखेंगे कि ट्रेडिशनली यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है वो बिगनर्स हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओल्ड वे क्या था इसको यूज़ करने का। फिर उसके बाद हम मॉडिफाइड वे देखेंगे। तो ट्रेडिशनल वे में क्या कहा जाता था कि RSI जब भी 70 के ऊपर जाए तो एसेट जो है वो ओवरबॉट हो जाता था, यानी कि जब भी RSI का वैल्यू जो है वो 70 के अबव जाए तो आपको सेलिंग की पोजीशंस बनानी है एक स्टॉक में या इंडेक्स में या जिस भी आप एसेट में ट्रेड करते हो। जैसे ही 70 के अबव जो है RSI का वैल्यू जाएगा, आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है और आपको सेलिंग पोजीशंस कंसिडर करनी है। सिमिलरली जब भी RSI का वैल्यू जो है वो 30 के नीचे आएगा तो एक एसेट को ओवरसोल्ड समझा जाता था, यानी कि इसका मतलब होता है जब भी RSI 30 के नीचे जाए तो आपको बाइंग पोजीशंस या लॉन्ग पोजीशंस कंसिडर करनी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो RSI का वैल्यू होता है वो 0 to 100 होता है, यानी कि वो 0 से 100 तक होता है, ना वो 0 से कम होता है ना वो 100 से ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी 70 से ऊपर जाए तो उसे ओवरबॉट समझा जाता है, जब भी 30 के नीचे आए तो उसे ओवरसोल्ड समझा जाता है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपके लिए इस स्ट्रैटेजी में भी अच्छी तरह वर्क करेगी। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या ऑप्शन बायर हो या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, तो अगर आप RSI ऐसे यूज़ करोगे तो आप बैंकरप्ट हो जाओगे, फिर आपको वर्ल्ड बैंक भी लोन नहीं देगा। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में फॉर ऑप्शन बाइंग में RSI ऐसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये हमने इसलिए समझा ताकि आपको पता चले कि ओल्ड वे में RSI को यूज़ कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अलबत्ता यहाँ पर और एक चीज़ भी, जब एक सिक्योरिटी बहुत टाइम से अप ट्रेंड में होती है तो वहाँ पर 70 को ओवरबॉट नहीं समझा जाता है, वहाँ पर 80 को समझा जाता है कि ओवरबॉट। जब एक एसेट लॉन्ग टर्म अपट्रेंड में होती है तो वहाँ पर समझा जाता है जब भी 80 के ऊपर पर RSI का वैल्यू जाएगा तो उसे ओवरबॉट माना जाता था। सिमिलरली जब एक एसेट लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में होता है तो वहाँ पर 20 को ओवरसोल्ड लेवल माना जाता है। यहाँ पर भी एक ही बात कहूँगा, ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। अगर हम ओल्ड वे में RSI को यूज़ करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने TVS मोटर्स का चार्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे खोला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर जो है RSI का वैल्यू वो तकरीबन 86 चला गया था, फिर उसके बाद जो है प्राइसेस नीचे की डायरेक्शन में आए हैं। यहाँ पर इसने परफेक्टली काम किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI का वैल्यू जो है फिर से 83 पर पहुंच गया था, लेकिन फिर ही जो प्राइस है फिर से ऊपर की डायरेक्शन में कंटिन्यूसली गई। तो यहाँ पर इसने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि RSI का वैल्यू जो है वो तकरीबन 76 पहुँच गया था, लेकिन उसके बाद प्राइसेस जो फिर से वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे थे। यहाँ पर फेल हुआ है, यहाँ पर भी 76 या 78 पहुँच गया था, उसके बाद भी प्राइस जो है वो ऊपर तक गए, यहाँ पर भी जो ये फेल हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स ये स्ट्रेटजी जो है वो फेल हो जाती है। अभी तक हम देख रहे थे कि RSI को ट्रेडिशनल वे में यूज़ कैसे करते थे, तो अब हम देखेंगे कि हम RSI को नए तरीके से इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो अगर आपने ध्यान रखा होगा, जो ओल्ड वे था यानी कि ट्रेडिशनल वे था, उसमें जो है एक रेंज दी जाती थी 70-30 रेंज, यानी कि अगर 70 से ऊपर जाएगा तो ओवरबॉट था, अगर 30 से नीचे जाएगा तो ओवरसोल्ड था। अब हम 30-70 रेंज यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 60-40 रेंज। और दूसरी बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, यहाँ पर हम अब RSI को यूज़ नहीं करेंगे एज ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट इंडिकेटर। इसके लिए हम RSI को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। अब हम ट्रेडिंग वे में जाएंगे और हम देखेंगे RSI की सेटिंग्स क्या है और हम 60-40 रेंज कैसे रख सकते हैं और उसकी बाकी सेटिंग्स भी हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग वे में ICICI बैंक का चार्ट खोला है, तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा RSI और यहाँ पर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ट के नीचे जो है वो आया है। तो यहाँ पर आपका कुछ ऐसा होगा, जब आप इसे ड्रा करेंगे तो आप ऐसा कुछ इसका इंटरफेस देखेंगे, यानी कि अपर बैंड यहाँ पर जो होगा वो 70 पे होगा, यहाँ पर जो है वो 30 पे होगा और आपकी लाइन जो वो कुछ ऐसी होगी। तो इसकी हमें सेटिंग्स कुछ चेंज करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका सेटिंग्स आइकॉन है, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको इनपुट्स में आना है। यहाँ पर आपको चार्ट ही रखना है, ये तो पहली सेटिंग है, आपको टाइम फ्रेम में चार्ट ही रखना है।
RSI हम 14 डेज लेंथ की ही यूज़ करेंगे। सोर्स अभी हम चेंज करेंगे, लेकिन अभी तक आप याद रखो कि हम क्लोज ही रखेंगे। जब मैंने कैलकुलेशंस का पोर्शन पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो RSI है इसका वैल्यू जो है वो कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से कैलकुलेट होता है, इसलिए यहाँ पर जो है सोर्स में क्लोज है। आप हाई लो ओपन भी रख सकते हैं। ये अभी हमें स्ट्रैटेजीज में चेंज करना है। अभी तक के लिए आप ऐसे ही रखो कि इसे आप क्लोज पे ही रखो। फिर आपको यहाँ पर ऐसे में आप कुछ भी रख सकते हो, इसका हमें कोई इस्तेमाल तो है नहीं, इसको भी छोड़ दो। फिर हम आएंगे स्टाइल्स में। स्टाइल में ये जो RSI है इसको आपको ऑन ही रखना है, क्योंकि ये RSI की लाइन है। यहाँ पर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर जो है वो पर्पल रखता हूँ या ब्लू रखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इस लाइन का कलर जो है वो ब्लू हो गया है। और यहाँ पर नीचे इसकी थिकनेस है, तो इसकी थिकनेस अभी पहली लेवल पर है, मैं यूजुअली सेकेंड लेवल पर इसको प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज हुई है। तो ये थी इसकी पहली सेटिंग। यहाँ पर दूसरी सेटिंग है इसकी RSI बेस्ड मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आएगी, आप देख सकते हैं इसके साथ एक येलो लाइन है जो कि एक मूविंग एवरेज की होती है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगी, ये ऑन रखोगे तो ये खुल जाएगी। यूजुअली मैं इसको बंद रखता हूँ, कभी कभी मैं इस पे ये यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर तो इसका कोई यूज़ नहीं है। अलबत्ता इसकी भी एक स्ट्रैटेजी है, वो हम आगे देखेंगे, उस वक्त हम इसको ऑन करेंगे। हम इस पर बोलिंगर बैंड्स यूज़ नहीं करते, इन सबको आप क्लोज कर दो, इन सबको। तो यहाँ पर है RSI अपर बैंड, तो ये वाला बैंड है जो कि 70, इसका वैल्यू यहाँ पर रखा है इन्होंने 70। तो हम इसे 70 से चेंज करके 60 पे लाएंगे। मिडल बैंड हम 50 पे ही रखेंगे। और यहाँ पर है RSI लोअर बैंड, ये 30 पे है, इसको हम 40 पे चेंज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके सामने एक कलर पैलेट है जो कि अपर बैंड का कलर हमें दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको प्रेफर करूँगा रेड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको डॉटेड लाइन रखनी है या आपको डैशड लाइन रखनी है, डॉटेड या सीधे लाइन। तो मैं सीधी लाइन प्रेफर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले डॉट्स थे, अब एक सीधी लाइन आई है। सिमिलरली मैं 50 को मैं डैशड ही रखता हूँ और लोअर बैंड को भी मैं लाइन रखूँगा और इसका कलर भी मैं रेड रखूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI का कलर जो है वो अपर बैंड का रेड हुआ है और 60 पे वैल्यू आया है, मिडिल बैंड 50 पे आया है, वो जो कि हमने डॉटेड लाइन ही रखी है। नीचे हमने 40 पे रखा है और इसका भी इस लाइन का कलर भी हमने रेड किया है। तो बाकी आपको बैकग्राउंड यहाँ पर है, बैकग्राउंड तो मैं डिफॉल्ट ही रखता हूँ इसी पर, तो आप चेंज कर सकते हो। ये वाला कलर वाइट रखना है, रेड, आप कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब। यहाँ पर ओपेसिटी है कितना आपको रखना है, तो ये आपको अपने हिसाब से। ये तो मैं ज़्यादा ये मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। कौन सा था डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट इसका, तो ये मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। फिर बाकी आपको कुछ नहीं करना है और आपको ओके करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक नए वे में इसको यहाँ पर ड्रॉ किया है। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है और डिफ़ॉल्ट में आपको इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट रखना है। जैसे ये सेव एज डिफ़ॉल्ट होगा, अब जब अभी बाद आप ड्रॉ इसको करेंगे तो ये ऐसे ही आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको अभी यहाँ से डिलीट किया है, फिर से मैं जाऊँगा और RSI को ड्रा करूँगा। आप देख सकते हो कि जैसे हमने सेव किया था अभी वैसे ही ड्रा हुई है। तो आपको इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट रखना है, फिर आपकी RSI भी ऐसे ही आएगी। अब तो देखते हैं कि इस RSI को हम यूज़ कैसे करते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको अभी भी ये चीज़ याद रखना है कि जो सोर्स है यहाँ पर जो इनपुट्स में यहाँ पर सोर्स है, इसको हम क्लोज नहीं रखेंगे। अभी तक हमने देखा था कि RSI को हम क्लोजिंग प्राइस से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ फेलियर्स है। जब हम डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजीज ऑफ RSI देखेंगे तब मैं इसको चेंज करूंगा, जो कि आपकी परमानेंट चेंज होगी। ये हम क्लोजिंग पे नहीं रखेंगे, फिलहाल के लिए आप ऐसा ही रखना। अब हम देखेंगे जो अभी हमने RSI ड्रा की उसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी RSI 60 के ऊपर जाएगी तो वो इंडिकेट अप ट्रेंड को करना है, आपको बाइंग पोजीशंस पे फोकस करना है। सिमिलरली जब भी RSI 40 से नीचे होगी तो वो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है और आपको सेलिंग पे फोकस करना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो 2 पॉइंट्स है ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नहीं है। जो भी आप में से स्विंग ट्रेड करता है या आप में से इन्वेस्टर है तो वो ऐसे RSI को यूज़ कर सकता है। अलबत्ता इंट्राडे ट्रेडर्स इसको ऐसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इंट्राडे ट्रेडर्स आपको क्या करना है कि जब भी RSI 40 पर रेजिस्टेंस फेस करेगी, आपको समझना है कि बेयर्स का कंट्रोल है, तो हम उस वक्त सेलिंग पे फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 40 की लाइन है RSI की, वो जो प्राइस है बार बार ऊपर आ रहा है, इससे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, इससे रेजिस्टेंस दे रहा है। तो जब भी प्राइस 40 पे आएगा, इससे रेजिस्टेंस लेगा, तो हम उस वक्त सेलिंग की पोजीशंस पर फोकस करेंगे। सिमिलरली जब भी RSI सपोर्ट लेगा 60 पे, तो हम समझेंगे कि बुलिश कंट्रोल में है और हम बाइंग पोजीशंस पे फोकस करेंगे, यानी कि हम बाइंग पोजीशंस बनाने पे फोकस करेंगे। यहाँ पर आप एग्जांपल से समझो, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये 60 की लाइन है और जो RSI का वैल्यू वो 60 से ऊपर है,
तो वो फिर नीचे आता है 60 पे, यहाँ से वो सपोर्ट लेता है, फिर से ऊपर जाता है, नीचे आता है 60 पे, यहाँ से सपोर्ट लेता है। तो हर टाइम जब भी ये 60 पे आएगा हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। ये कब होगा? ये दोनों सिचुएशन, ये 40 वाला और 60 वाला, जब भी एक स्टॉक जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में होगा, ये पावरफुल डाउन मूव में होगा, तब उस वक्त हम 40 वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। और जब भी एक स्टॉक पावरफुल अप ट्रेंड या पावरफुल अप मूव में होगा, तब हम देख सकते हैं कि वो बार बार 60 पे सपोर्ट लेता है, फिर वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये दो स्ट्रेटेजीज हम इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर्स भी इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है, जब भी RSI का वैल्यू जो है वो 50 से अबव होगा, तो हम समझते हैं कि स्टॉक का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। और सिमिलरली जब भी RSI का वैल्यू 50 से नीचे होगा, तो हम समझते हैं क्या, जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बेयरिश ट्रेंड है। ये भी हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो और या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो ज़्यादातर ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए है। ये दो कभी कभी इंट्राडे में यूज होती है, जब एक स्टॉक या इंडेक्स एक पावरफुल अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है, तब भी इंट्राडे में यूज होती है। ज़्यादातर ये 4 पॉइंट्स आपको इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे RSI की स्ट्रैटेजीज, जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग या इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग, फॉरेक्स, क्रिप्टो सब जगह यूज कर सकते हैं, जो कि पावरफुल स्ट्रैटेजीज है, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग गेम है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएंगी। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को 5-6 बार देखना होगा, फिर आपको इन स्ट्रैटेजीज का बैक टेस्ट करना होगा, फिर आप अपनी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट अपने आप देख सकते हैं। अब हम सीखेंगे RSI की स्ट्रैटेजी। इसमें जो सबसे पहले आती है वो है RSI डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी। डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी समझने से पहले हम समझेंगे कि डाइवर्जेंस होती क्या है और डाइवर्जेंस कब होती है। तो डाइवर्जेंस होती है जब एक एसेट का प्राइस एक डायरेक्शन में जाता है और इंडिकेटर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तब डाइवर्जेंस होकर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, लेकिन जो RSI है या और कोई इंडिकेटर वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर प्राइस की एक डायरेक्शन है और इंडिकेटर की दूसरी डायरेक्शन है, यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट होती है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जब प्राइस एक डायरेक्शन में जाता है, अगर इंडिकेटर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो डाइवर्जेंस क्रिएट होती है। सिमिलरली अगर प्राइस नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो इंडिकेटर है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर भी डाइवर्जेंस होती है। तो अब समझिए कि डाइवर्जेंस के कितने टाइप्स होते हैं। डाइवर्जेंस की 2 टाइप्स होते हैं। पहले को हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं, दूसरे को हम बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस को आल्सो पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहा जाता है और बियरिश डाइवर्जेंस को आल्सो नेगेटिव डाइवर्जेंस कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे कि बुलिश डाइवर्जेंस कब होती है और क्या होती है, और बियरिश डाइवर्जेंस कब होती है और क्या होती है। बुलिश डाइवर्जेंस की बात करें तो बुलिश डाइवर्जेंस होकर होती है व्हेन price of the security is making lower lows but RSI is making higher lows। इसका मतलब होता है जब एक सिक्योरिटी का प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा होता है, यानी कि वो लोअर लोज बना रहा होता है, लेकिन जो RSI वो हायर लोज बना रहा होता है, यानी कि ये प्राइस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो RSI वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तब बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होती है। इसे हम अभी चार्ट पर भी समझेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अब हम देखेंगे कि बेयरिश डाइवर्जेंस क्या होती है या नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होती है। बेयरिश डाइवर्जेंस होकर होती है जब एक प्राइस जो है वो सिक्योरिटी का वो हायर हाइज बना रहा होता है, लेकिन जो RSI है वो लोअर हाइज बना रहा होता है। इसका मतलब है प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ये हाई है, फर्स्ट हाई, फिर हायर हाई, फिर नेक्स्ट हाई, ये प्राइस का मोमेंट है, लेकिन जो RSI है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा होता है, लोअर हाई बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है और लोअर हाई बना रहा है। यहाँ पर बेयरिश डाइवर्जेंस क्रिएट होती है। तो यहाँ तक अभी हमने देखा कि डाइवर्जेंस 2 किस्म की होती है, एक होती है बुलिश डाइवर्जेंस, दूसरी होती है बेयरिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस तब होती है जब एक प्राइस जो है वो लोअर लोज लगाता है, लेकिन जो RSI है वो हायर लोज बनाता है, यानी कि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। बेयरिश डाइवर्जेंस तब होकर होती है जब प्राइस हायर हाइज बना रहा होता है, लेकिन जो RSI है वो लोअर हाइज बना रहा होता है। अगर हम बुलिश डाइवर्जेंस बेयरिश डाइवर्जेंस की एग्जांपल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रिलायंस का चार्ट जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर खोला है। इसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम्स पर भी एनालिसिस करेंगे, फिर हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गया है, लेकिन अगर हम यही पॉइंट हम RSI के सीरीज में देखें तो ये पॉइंट आता है, तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी कि इस पॉइंट तक जो RSI वो नीचे की डायरेक्शन में गया है, प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में गया है, RSI नीचे की डायरेक्शन में गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर डाइवर्जेंस है, जो प्राइस है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और जो
RSI है, इंडिकेटर है, वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे हम बेयरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। तो ये जो प्राइस मूवमेंट है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फेक प्राइस मूवमेंट है और प्राइस रिवर्स होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो प्राइसेस सीधे नीचे आए हैं। सिमिलरली अगर हम बुलिश डाइवर्जेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं, लेकिन जो इंडिकेटर है इसी पॉइंट पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इंडिकेटर जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गया है। प्राइस मूवमेंट ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में था, लेकिन जो इंडिकेटर का मूवमेंट था वो नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये बुलिश डाइवर्जेंस है। फिर उसके बाद जो प्राइस है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल्स देखे बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस के। और एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो मैं पॉइंट्स ज्वाइन कर रहा हूँ वो इस या तो 30 के नीचे होने चाहिए या 60 के ऊपर होने चाहिए। कम से कम एक पॉइंट तो इस रेंज में होना चाहिए, यानी कि 60 के ऊपर या 40 के नीचे होना चाहिए। यहाँ पर जो दोनों पॉइंट थे वो 60 के ऊपर थे, यहाँ पर जो दोनों पॉइंट थे वो 40 के नीचे थे। तो ऐसे हम डाइवर्जेंस देखते हैं। अब हम इसे लोअर टाइम फ्रेम्स पर एनालाइज करेंगे, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज करेंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज करेंगे। डाइवर्जेंस के लिए अभी भी मैंने आपको कहा कि गुड रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो एटलीस्ट 1 पीक या ट्रक जो है वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन में होना चाहिए, यानी कि 60 के ऊपर या 40 के नीचे होना चाहिए, या अगर दोनों पीक्स भी उसी रेंज में होगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर मैं और एक बात आपको बता दूं, जो डाइवर्जेंस है वो एज ए लीडिंग इंडिकेटर एक्ट करता है। ये रिवर्सल होने से पहले ही हमें बताता है कि रिवर्सल होने वाला है। और एक बात जो आपको याद रखनी है कि बुलिश डाइवर्जेंस या पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनने के लिए जो पिछला ट्रेंड या मूव होना चाहिए वो डाउन ट्रेंड या डाउन मूव होना चाहिए। फिर बुलिश डाइवर्जेंस को ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं ट्रफ्स या लोज ऑफ RSI पे, यानी कि ये RSI जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इसके यहाँ पर लोज है। हम इन पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं बुलिश डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सिमिलरली बेयरिश डाइवर्जेंस या नेगेटिव डाइवर्जेंस बनने के लिए जो पिछला ट्रेंड या मूव होना चाहिए वो एक अप ट्रेंड या अप मूव होना चाहिए। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। जो RSI है उसके हाइज पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ये इसके हाइज है तो इस पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। अगर हम आप निफ्टी 50 में बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस को देखें, यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे खोला है, यानी कि वो टाइम फ्रेम जिसपे हम इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो प्राइस है वो नीचे की डायरेक्शन में आया है। लेकिन अगर हम यही RSI पर देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो RSI है वो ऊपर की डायरेक्शन में गया है, यानी कि यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस है। फिर आप उसके बाद देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में गए हैं। यहाँ पर इस वाली स्ट्रैटेजी में यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग जो है वो विक्स को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन खींचते हैं, फिर बताते हैं कि यहाँ पर डाइवर्जेंस है। जबकि अगर आपको याद होगा जब हम RSI कैलकुलेट करते हैं वहाँ पर हम लोज या हाइज ऑफ द कैंडल नहीं लेते हैं, वहाँ पर हम क्लोजिंग ऑफ द कैंडल लेते हैं। यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि इसलिए डाइवर्जेंस आपकी 60 to 70% टाइम जो है वो फेल हो जाती है। फिर लोग कहते हैं इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेटजी है, उसे फीलिंग डाइवर्जेंस कहते हैं। तो वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि मैंने आपको कहा था कि हमें और एक सेटिंग यहाँ पर चेंज करनी है। ये जो सोर्स है इसको हम क्लोज नहीं रखेंगे, इसको हम HL2 रखेंगे, यानी कि अब ये एवरेज निकालेगा हाइज और लोज आता है कैंडल का, जिसे हम विक्स कहते हैं, क्योंकि हम डाइवर्जेंस जो है वो विक्स को देखकर कैलकुलेट करते हैं और विक्स पे ही हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, फिर हम डाइवर्जेंस देखते हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो है सेटिंग्स में HL2 रखेंगे, यानी कि हाई एंड लो, या हम ओपन हाई एंड लो क्लोज चारों ही रख सकते हैं। ज़्यादातर केस में हाई एंड लो ही रखता हूँ। फिर आपको यहाँ पर ओके करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डाइवर्जेंस है क्लियरली ये डाइवर्जेंस दिख रही है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये अभी क्लियर डाइवर्जेंस दिख रही है। आपको बस सेटिंग में आना है, यहाँ पर आपको चेंज करना है सेटिंग में, सोर्स को हाई लो यहाँ पर आपको रखना है। अगर हम अब दूसरी जगह डाइवर्जेंस देखें इस जगह पर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है वो प्राइसेस गिरे हैं। लेकिन अगर हम सिमिलर पॉइंट में देखें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो है ये ऊपर की डायरेक्शन में गया है, ये भी एक बुलिश डाइवर्जेंस है। अगर हम अब बेयरिश डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करें तो इसमें निफ्टी पे लास्ट वे बना था 21 अप्रैल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक ही जगह पर है, ये ऊपर नहीं गए हैं। लेकिन अगर हम आप इसी को RSI पर देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो RSI जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आया है, यानी कि मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। फिर आप उसके बाद देख सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो बड़ी सी रेड कैंडल
बनी है फिर जो मार्केट क्लोज हुआ है। अगर कोई न्यूज़ या इवेंट नहीं आया है तो नेक्स्ट डे एक्सपेक्टेड है कि प्राइस जो है वो गैप डाउन खुलेंगे, लेकिन जब मार्केट क्लोज होता है तो अगले दिन की ओपनिंग बहुत सारी न्यूज़ पर डिपेंड कर सकती है। अगर कोई न्यूज़ नहीं आई तो एक्सपेक्ट है कि गैप डाउन ही खुलेगा। ये हमने सीखा कि डाइवर्जेंस क्या होता है और डाइवर्जेंस को ट्रेड कैसे करते हैं। RSI की सेटिंग हमने सीखी और बहुत कुछ ये अभी तक हमने इसमें सीखा। आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना है, फिर आपको समझ आएगा कि RSI को एक्चुअली भी ट्रेड कैसे करते हैं। और बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।